नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 26 जुलाई 2023 और आज आपका जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है सियाराम जी भेजे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, इन्हीं की तरफ से सुनने को मिला कि प्रश्न की जो लेवल है आज काफ़ी हार्ड बना दिया गया है। ठीक है, तो जो है प्रश्न हार्ड बना दिए गए हैं, तो दूसरे सेक्शन मेरे ख्याल से आज इजी रहा होगा, है ना। जीके बता रहे हैं कि हार्ड थे। देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं। लेकिन इस हार्डशिप बोलते हैं ना, इस उधारी के ज़िंदगी में भी जो करेंट अफेयर पूछा हूँ, मैं पहले ही आपको पढ़ा रखा हूँ। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट की वीडियो अटेंड करते हैं उनको जो है ये भी पता होगा कि ये पढ़ाए हैं। देसी एंड्रॉयड सिस्टम भारोस, जिसे भरोस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बी कैपिटल रहता है, का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया था। एमटीएस का प्रैक्टिस सेट देखिए, थंबनेल पे मिलेगा ये क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ये जो विकसित हुआ है, ये जो एंड्रॉयड सिस्टम विकसित किए गए हैं, जो देसी है, आईआईटी मद्रास के द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसको बनाने में कौन और मदद किए हैं? तो J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा जो सुपर कंप्यूटिंग की व्यवस्था के तहत जो है आईआईटी के अंदर सुपर कंप्यूटर लगाए गए, तो कौन कौन से सुपर कंप्यूटर लगाए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन जब आने लगेगा तो बहुत आएगा। तो आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत कंप्यूटर लगा है जी। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी के अंदर परम कामरूप नामक कंप्यूटर लगा है। तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि असम को जो है पहले जमाने में हम कामरूप के नाम से जानते थे, और गुवाहाटी अपने आप में असम में है, तो हम क्यों याद रखें, है ना। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो गुवाहाटी है, यहाँ पे पूर्वोत्तर का सबसे पहला जो एम्स अस्पताल है, ये इनका उद्घाटन पीएम ने किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आईआईटी खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर जो लगी है, उनका नाम है परम शक्ति खड़गपुर। इसके अलावा आईआईटी रुड़की में जो सुपर कंप्यूटर लगा है, इनका नाम है परम गंगा। तो ये जो कंप्यूटर लगा है, सुपर कंप्यूटर आपके आईआईटी वगैरह में, तो इनकी नाम थोड़ी सी ज़रा ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको जो है नंबर दिलाएगा जी जब आएगा तो। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? देखिए बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह है। देखिए इस महंगाई के ज़माने में भी जो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ वहाँ पर मैं बता दूंगा, ये नहीं बताया हूँ। पहला वाला बताया था, ये भी बताया है, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये भाई अलाउद्दीन बहमन शाह को क्या कहते हैं? हसन गंगू भी कहते हैं, हसन गंगू भी कहते हैं। इसके अलावा हसन गंगू ने 1346-47 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना करी। इससे एक क्वेश्चन और भी आते मैंने देखा है कि जब बहमनी वंश की स्थापना हो रही थी तो उस समय सल्तनत पे किसका शासन था? सल्तनत पे। ठीक है, तो 1347-46 के दौरान जो है मेरे ख्याल में सल्तनत पे शासन मोहम्मद बिन तुगलक का होगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हो गया आपके कौन सा? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के भी अपने आप में अलग नाम है भाई। क्या नाम है? जूना खां बोलते हैं इसे। क्या? जूना खां, पुराना खान, है ना। इसे बोलते हैं जूना खान, या फिर इसे ही बोलते हैं उल्लुग खान, है ना। उल्लुग खान भी बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या सन की शासक भी कहा गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन बहमन शाह सल्तनत कालीन मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, बता दिया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने से आपको जनगणना की थोड़ी सी नॉलेज का टेस्ट कर रहा था यहाँ पर एग्जामिनर। आपको मिलान करना था, एक में 3 ऑप्शन दिए थे और आपको मिलान करना था कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन केरल था, दूसरा ऑप्शन आपका हरियाणा था और तीसरा ऑप्शन आपका गोवा था। अब देखिए भाई, ये भी आपको मिलान करने के लिए दिया है, तो एक आपका सेक्स रेशियो के रिगार्ड में दिया गया था और अर्बन पॉपुलेशन के रिगार्ड में दिया गया था। तो भाई केरल में सबसे अधिक सेक्स रेशियो है, आप भी जानते हैं। लिंगानुपात केरल की जो है ये सबसे अधिक है देश में, यहाँ तक कि पदुचेरी से भी अधिक है ना, पदुचेरी से भी अधिक है। इनके अलावा केरल की साक्षरता भी पूरे देश में सबसे अधिक है, यहाँ तक कि लक्षद्वीप से भी अधिक है। लक्षद्वीप में जानते हैं आप, यूटी के अंदर सबसे अधिक जो है लिटरेसी रेट है 91.6, लेकिन केरला की लिटरेसी रेट 2011 में 94% आंका गया था। मेरे ख्याल से अगर 2021 का डाटा आ जाए ना तो केरला 100% भी क्लियर, मतलब वो हो जाएंगे, है ना, साक्षर। इनके अलावा हरियाणा एक ऑप्शन में दिया गया था। तो आप जानते हैं कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे कम वन है। ये दोनों चीज में जो है ना नीचे से हरियाणा टॉप पे है, सबसे कम लिंगानुपात
टॉप पे नीचे से, और सबसे अधिक वन टॉप पर नीचे से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोवा दिया गया था। मैं आपको बताते आया हूं कि भाई जनसंख्या के आधार पर अगर आपको अर्बन पॉपुलेशन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है ये आपका महाराष्ट्र का है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाती है तो आपको गोवा आंसर लगाना है, तो गोवा आंसर हो जाएगा। गोवा में जितनी क्षेत्रफल है, उस जितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाले तो ज्यादा परसेंटेज लोग जो है शहर में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में तादाद ज्यादा है जो शहर में रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नहीं। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में रहते हैं। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में रहते हैं, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में रहते हैं। ठीक है, इनके अलावा ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, इनके अलावा और क्या भाई, सबसे अधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या, अच्छा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। तो सिक्किम तीनों मोड में आंसर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा जनगणना से और भी डाटा मैं दे दूं आपको, इसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने में मदद मिलेगी और मिलता ही होगा, है ना। सर जनगणना में जो ग्रोथ रहा था पिछला 17.64 रहा था, फर्टिलिटी रेट रहा था 2.2 रहा था, लिंगानुपात रहा था 943 रहा था, है ना 943, है ना। जनसंख्या घनत्व 382 रहा था। इसके अलावा आपका लिटरेसी रेट 74.04 रहा था। मेल का लिटरेसी रेट 82.14 रहा था। फीमेल का लिटरेसी रेट 65.46 रहा था। जनगणना आपके 2 चरण में हुए थे। पिछली जनगणना आपकी 15वीं जनगणना थी। पहली जनगणना आपकी 1872 में हुई थी, मेओ के समय में हुई थी। दूसरी जनगणना 1881 में रिपन के समय से लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे कराए जा रहे हैं। आजादी के बाद जनगणना प्रथम 1951 में हुआ था। अगला जनगणना 2021 में होगी, देश की 16वीं जनगणना। ठीक है, तो ये सब जो है जनगणना के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। साथ ही जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील पूछ रखा है इन्होंने। अब भैया भारत की सबसे बड़ी झील में चिल्का भी दे रखा है ऑप्शन में, तो चिल्का राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, मैंने बता रखा है। इसके अलावा उड़ीसा में स्थित जो चिल्का है ये रामसर साइट में भारत में शामिल होने वाले पहला स्थान बना था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया में कितने रामसर साइट है भाई, तो 75 राम साइट है वर्तमान में, जिसमें तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो इंग्लैंड है। ठीक है, भारत में के यूनेस्को में कितने स्थल शामिल है, तो 40। और दुनिया में सबसे अधिक यूनेस्को वाला शामिल देश तो इटली, है ना। तो एक एक बात को गुत्थी खोल के समझेंगे ना तो ज्यादा समझ रहेगा। इसके अलावा भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक बुलर है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ये कैसे निर्माण हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से निर्माण हुआ था। देखिए प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से ही आपका हिमालय का निर्माण भी हुआ है। हिमालय का निर्माण भी प्लेट टकराने से ही हुआ है। कौन कौन सा प्लेट, ये रहा इंडियन प्लेट और ये रहा यूरेशियन प्लेट। जब टकराए तो यहाँ पे जो टेथीज सागर थे ये आज जो है आपका हिमालय का रूप ले लिया और खसक गए थोड़ा उत्तर के दिशा में। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण। और हिमालय जहाँ पे है प्राचीन काल में टेथीज सागर हुआ करता था। बहरहाल हम लिंक पे झील पे आ जाते हैं। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में, है ना। कैबुल लामजाओ का नाम सुने है ना, कैबुल लामजाओ, है ना, फ्लोटिंग पार्क है ये कैबुल लामजाओ, तो ये यहीं पर है लोकटक झील के पास मणिपुर में। इसके अलावा पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। हुसैन सागर झील भी तो आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना में भाग गया कुछ भाग, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो जाएगा हुसैन सागर झील। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है जी, कैस्पियन सागर है। सागर भले नाम है लेकिन इसकी बनावट और ये झील के जो नियम है उनको फॉलो करता है, इसलिए झील है और ये भी खारे पानी की झील है। दुनिया की सबसे झीलों का अध्ययन जो है ये लिम्नोलॉजी कहलाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और नमकीन क्षेत्र में जो उगता है ना पौधा, जैसे मान लीजिए कैस्पियन सागर है तो ये कैसे खारे पानी की सागर है, तो यहाँ पे जो पौधे उगेंगे नमकीन एरिया में उसे हेलोफाइट कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अमरवेल बल्ली भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कर लेता है। शाम वाला जो प्रैक्टिस सेट चल रही है 57 वीडियो की प्रैक्टिस सेट, इसमें जो बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा होगा वो बताएंगे जी एकदम बताए हैं। तो भाई तो ये देखो फायदों में रहोगे, है ना। तो अमरवेल बल्ली जो है ये भरतनाट्यम के गुरु तो हैं ही, है ना। भरतनाट्यम की जो पंडनलूर शैली है, यह देखिए पंडनलूर शैली, उनके जो आगे बढ़ाने का जो खेमा उठाया, जो मतलब आगे बढ़ाई, ये आपका यही है। इनका नाम है अर्लन बिल्ली, इस प्रकार से नाम है। वो पुष्पा पिक्चर का गीत है ना,
श्री बिल्ली वाला, उसी प्रकार से बिल्ली है ये, अर्नबल बिल्ली, इस प्रकार से। तो ये जो है आपके भरतनाट्यम तो कर ही लेते हैं। इनके अलावा ये कुचिपुड़ी भी कर लेती है। ऑप्शन में कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी और ओडिसी दिया गया था, माफ कीजिएगा, ओडिसी कर लेते हैं। कुचिपुड़ी के अलावा जो है ओडिसी कर लेते हैं। तो आपको जो बच्चे भी ओडिसी आंसर लगाए हैं इनमें, इनका राइट आंसर है। प्रमुख नृत्यांगना भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। यह भारत के पंडानबल्लूर शैली के नृत्यांगना है। आप जानते हैं कि जो भरतनाट्यम होते हैं इसमें कई शैली होती हैं, पंडानबल्लूर होते हैं, तंजावुर होती है, इसके अलावा दो तीन शैली और होते हैं, लेकिन चार मेन है इनके शैली, जो मैंने कल या परसों बताया था। इनके नाम ही ऐसा है ना कि एक बार जबान पे आता ही नहीं, वो तो लिख देंगे लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। जैसे पंडामलूर है ना, अर्नमबिल्ली, तो भाई कैसे बोले, है ना, तो लिख सकते हैं। जो बच्चे इन्होंने भेजे हैं ना, फोटो भेजा है, बोल रहा है कि जो टाइप मतलब कीबोर्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन लेने लगा है तो आपको देखना है कि कौन जो है, कौन ऐसे डांसर है जो दो दो कर लेते हैं, उनको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो ये जो दो पेयर है इसको रखेंगे, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति को आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर शिफ्ट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? भैया प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में के दशक में रोम में हुआ था। कहां पे? रोम में। रोम कहां पे? इटली में। रोम कौन नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। और इटली को जो है यूरोप कहा जाता है, यूरोप का इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के जैसे ही कृषि प्रधान देश है लेकिन विकसित है ना। इनके अलावा जैतून की खेती वगैरह जो है ना इटली वगैरह में बहुत होता है। इनके अलावा पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस के अंदर हुआ था, और पिछला शीतकालीन कहां पे हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था। और अगला कहां पे होगा? कॉर्टिनेला मिलान के अंदर होगा 2026 में। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस के अंदर हुआ था। पिछला कहां पे हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था। अगला कहां पे होगा? पेरिस के अंदर होगा 24 में। इसके अलावा ओलंपिक ध्वज में 5 जो रिंग होता है या बलय होता है ना, इस प्रकार का छल्ला जो होता है 5, ये क्या दिखाते हैं भाई? तो 5 महाद्वीपों को जो है रिलेट करता है, रिलेशन बताता है। हर कलर का अपना अपना अलग महादेश है। इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स ये कौन है भाई? तो ये तैराक है, कहाँ के? यूएसए के। एक ओलंपिक में 8 गो स्वर्ण पदक जीत लिया। जानते हैं पूरा जिंदगी जो लोग करेगा तो 8 को बहुत महंगा पड़ता है, ये क्यों में जीत लिया भाई? ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने के अंदर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई 6 भागों में बांटा गया है। 1978 से पहले ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुए थे, माफ कीजिएगा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसे आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है, पहले 7 हुआ करता था। मौलिक अधिकार में जो स्लैब बांटा गया है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जैसे 14 से 18। अब 14 के आर्टिकल में क्या है? समता का अधिकार। 15 में लिंग, जाति, नाम, इस सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में अवसरों की समानता है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 में और 22 में सजा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है ये निजता का अधिकार, इसे या फिर इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। 21 से शिक्षा का अधिकार या मौलिक अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो आर्टिकल 32 है इसी से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का काम करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। ये बात जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं भाई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। इनके अलावा वुड के डिस्पैच कब लागू किया गया था, ये भी बताएं। तो वुड के डिस्पैच 1854 में लागू किया गया था। वुड के डिस्पैच को भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो छोटकू शिक्षा है, जो प्राइमरी स्तर पे है, वो स्थानीय भाषा में दीजिए। जो मीडियम वाली शिक्षा है वो एंग्लो इंडियन में दीजिए, मतलब आधा अंग्रेजी रखिए और आधा स्थानीय भाषा रखिए। और जो हायर शिक्षा है वो पूर्णतः अंग्रेजी में कराइए। जो कहीं ना कहीं आज ये व्यवस्था जो है हमारे इंडिया में कायम है। आप जो भी हायर एजुकेशन गेन करने जाओगे कहीं भी जो है अंग्रेजी के नीचे कोई बात ही नहीं करता है ना, तो ये भी आज भी कायम है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है ये लॉर्ड मैकेले के समय में बेंटिंग के काल में हुआ था 1835 में। ये मैकेले की रपट भी कहा जाता है इसे। भारत में शिक्षा से संबंधित जो आयोग है बहुत सारे हैं, वैसे सैडलर आयोग जो है
काफी पॉपुलर हैं। इनके अलावा सबसे पहले दोहरी बंधन से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो देखिए ऑप्शन जो बताया इन्होंने बच्चे ने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखा है इन्होंने, और कुछ ऐसे ऑप्शन लिखे हैं डाल्टन थे, बोर थे, है ना। तो डाल्टन और बोर, भाई ये जो डाल्टन है, ये डाल्टन जो है ये परमाणु की खोज किया था, और डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, मतलब इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। बाद में अलग अलग 3 वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की, बाद में इनके एंटी कण भी खोजे गए जैसे न्यूट्रिनो, है ना। तो भैया है ना, लेकिन डाल्टन को ही परमाणु का पिता हमारे ख्याल से कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु का खोज करा। वो आगे की प्रोसेस नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अब घर का नींव आपके मान लीजिए भाई रखते हैं और आप बना देंगे तो आपका भाई का भी नाम होगा कि नहीं होगा, तो होगा इसी प्रकार से। इसके अलावा नील्स बोर ने परमाणु की संरचना की खोज किए हैं और डाल्टन ने डायरेक्ट परमाणु की खोज करे हैं। तो भाई ये दोहरी बंधन और तिहरी बंधन जो लिखा है, एक तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि इतना ही लिखा है। तो डबल बॉन्ड प्रक्रिया की भी इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो सबसे पहले इसको अलेक्जेंडर बतलरोव नामक वैज्ञानिक ने, ये रूस के थे, तो सबसे पहले जो है डबल बॉन्ड का प्रयोग किया है। अब जो बच्चे आर्ट्स से हैं उसे डबल बॉन्ड पता नहीं तो क्या होता है, देखिए ये डबल बॉन्ड होती है। जैसे आपने बेंजीन को लिखना है जी, तो इस प्रकार से 6 घर बनाएंगे और एक घर छोड़ के एक डबल बॉन्ड लिखेंगे। क्यों होता है ऐसा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन को 4 चाहिए, 4 हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें अगर 6 हाइड्रोजन है ना, इसमें अगर मान लीजिए ये आपको अंडरस्टूड है कि भाई जहां जहां कोना है वहां कार्बन होता है। इस प्रकार से पहले मैं कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छी बात है कि समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो है हर जगह एक एक आपका क्या पे है, एक एक यहाँ पे मान लीजिए ये 6 जो है आपका क्या है, कार्बन है। अब इन 6 है तो 6 आपने लाइन खींचा तो एक एक हाइड्रोजन काउंट होता है, तो एक एक दो, तो इस कार्बन को दुइयों को मिला, है ना, इस कार्बन को दुइयों को मिला। तो इस प्रकार से इसमें 6 को जो है बाहर लटकता रहता है हाइड्रोजन, ठीक है, इस प्रकार से लटकता रहता है। इसके अच्छा मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ, ये रहा आपके सामने बेंजीन का इमेज, जो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से बेंजीन की इमेज होती है और कैसे जो है आपका बॉन्ड वगैरह काम करती है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक घर छोड़ के एक अलग से बॉन्ड दिख रहा होगा, है ना। एक घर छोड़ के एक दोहरा बॉन्ड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये क्यों होता है, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये वाली कार्बन को पकड़िए तो एक तो ये हो गया, एक ये लाइन वाली को हाइड्रोजन मानी तो 2 हो गया, और ये 2 हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे जी, ठीक है। फिर इस कार्बन के पास आइए तो एक इसके लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 और 2 ये 4, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन को 4 चाहिए होता है, इसीलिए बेंजीन में 3 को दोहरा बॉन्ड रहता है और एक घर छोड़ के रहता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये वाला जो दोहरा बॉन्ड है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगला एक प्रश्न आपसे पूछ रखा है, वैदिक काल में इनमें से प्राथमिक स्तर की इकाई से कौन से संबंधित है। देखिए वैदिक काल में जो सबसे छोटकू हुआ करता था, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि मैंने 5 भागों में इन्हें बांटा है। सबसे पहले कुल हुआ करता था, फिर ग्राम हुआ करता था, फिर 20 हुआ करता था, है ना, इस प्रकार से फिर जन होता था और फिर राष्ट्र होता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्राम, सबसे पहले यहाँ से कुल का तो कोई है ही नहीं, है ना, तो सबसे पहले ग्राम है। तो ग्राम के जो प्रधान होते थे इसे ग्रामनी कहते थे वैदिक काल में, है ना। तो ऑप्शन में ग्रामनी, राजन और 20 प्राप्त हुआ, तो इन तीनों को देख के ग्रामनी आंसर होगा, है ना। अगर ग्रामनी को डिलीट कर दें तो आगे 20 है, तो 20 पति अगर ऑप्शन में है तो 20 पति हो जाएगा। 20 पति कितने नंबर पे भाई, 3 नंबर पे। तीसरी सबसे बड़े अधिकारी जो होते थे वो 20 पति होते थे। इसके अलावा जन के होते थे और राष्ट्र के होते थे, है ना। तो इस प्रकार से जो है राजन वगैरह ये बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे अरेंज कर देंगे कि कौन सा होने वाला है। वैसे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने घराने, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन इसीलिए हार्ड नहीं बचा बताने, बच्चे एकदम मतलब हार्ड तो था ही क्वेश्चन आज, है ना। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है, लखनऊ है, बनारस है, आगरा है, ये सब घराने जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। जिसमें फर्रुखाबाद और बनारस ये तबला वादन से संबंधित है, लखनऊ जो है कथक से संबंधित है। तो इस प्रकार के कुछ घराने हैं, आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में था, है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। बनारस घराने के लच्छू महाराज जो है, समता प्रसाद जो है तबला से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किए गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 1927 में किए गए थे, कल भी ये बात जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। मैंने बताया था कि ये पहला मौका है जब कोई एथलीट इसके अध्यक्ष है पीटी उषा। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या पयोली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम भी मैं बता चुका हूँ, पिलवाल कंडी टेका परवीन उषा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल मिलेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो हमारी 57 वीडियो की क्लास रन कर रही
रही है, ये शाम को क्लास आती है। ये आपको 57 इस प्रकार की क्लास मिलेगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इनके जो पीडीएफ है उनकी अगर आपको पीडी जरूरत है या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होता है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे एक व्हाट्सएप पे आपको रीडायरेक्ट करेगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और पीडीएफ के रिगार्ड में बात करनी है। आपको सारी जानकारी वहीं पर दी जाएगी। यकीन मानो आज ये आपने 25 रुपया खर्च करके ये 57 पीडीएफ बाय किया तो ये 25 रुपये आपको जो है 25,000 से जो कम का फायदा तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं देगा, जहां तक ज्यादा ही देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पीडीएफ के तक जो है पहुंच सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।